आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब जब न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ेंगे हमें देखना ये है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये लॉ का स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, चलो देखिए पहले लॉ का स्टेटमेंट में देखेंगे कि फर्स्ट लॉ कहता था कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तो क्या होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है व्हेन in external unbalanced force acts on a body, external unbalanced force acts on a body, it undergoes change in momentum in direction of impressed force such that the rate of change in momentum is equal to magnitude of force, ठीक है। क्या कहता है, जब भी हम कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये कि द बॉडी विल अंडरगो चेंज इन मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम में वो एक वेक्टर है, किस डायरेक्शन में होगा चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और क्या, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदलेगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हुआ 20 kg/s और वो हुआ 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ 20/2 विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मतलब ज्यादा फोर्स होगा तो मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, छोटा फोर्स होगा तो मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा। अब ये लॉ को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉ आपको अभी हम सामने लिख दिए, तो इसमें से क्या क्या फैक्ट्स निकल के आता है उसको हम लोग अभी नोट करेंगे। पहला हुआ कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है, ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं कि वो द बॉडी विल एक्सीलरेट, लेकिन यहां पर देखो कोई एक्सीलरेशन वाला टर्म है ही नहीं। क्या इसका मतलब हुआ कि बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा वो एक्सीलरेट नहीं करेगा? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या चीज पक्का होगा, इट विल अंडरगो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम पक्का बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा, लेकिन एक्सीलरेशन होगा कोई जरूरी नहीं है। अभी आपके स्कूल में क्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे इसको तो वो बोलेंगे कि जब भी फोर्स आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वो सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट नॉट कंप्लीट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी द बॉडी विल अंडरगो एन एक्सीलरेशन। वो तब होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट है। हम लोग डिटेल्स में उसको देखेंगे बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला चीज क्या नोट की हम लोग यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लिखेंगे, an external force acting on a
system of masses may or may not accelerate, but it definitely changes the momentum. Body definitely changes the momentum of the system. सर कैसे हुआ एग्जाम्पल? थोड़ा सा रुक जाओ, ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा और कुछ बताना पड़ेगा। मैं आपको ढेर सारे केसेस दूंगा जिसमें आप फोर्स तो लगाओगे लेकिन बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता रहेगा। सर कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी। थोड़ा सब्र करो भैया, मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में कैसे होगा। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 को लास्ट में फिर से डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट इट स्टार्ट विथ, जैसे जैसे लॉ स्टार्ट हुआ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा है? When an external unbalanced force acts on a body, it undergoes change in momentum. The change in momentum is in direction of impressed force. Second part of the law क्या बोल रहा है? Change in momentum is in direction of force. चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स अप्लाई किए हैं उसकी डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो इसको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो कि कोई एक वाल था, ये वाल पे कोई बॉल आया, टकराया, वापस गया। मान लो कि आया ऐसे u स्पीड में, गया ऐसे v स्पीड में। चलो हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। मास इसका m था तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या था। अगर वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि x एक्सिस से y एक्सिस से कोई वेक्टर ऐसे रहेगा तो उसको हम i कैप लिखते हैं, उल्टा होने से माइनस i कैप लिखते हैं। ठीक है, तो फिर इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस mu i कैप। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, जगह कम है। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ भाई? फाइनल मोमेंटम इज, ये तो इधर को है, mv i कैप। चेंज इन मोमेंटम हमें आता है, कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे आएगा देखो, दिस माइनस दिस, mv i कैप माइनस mu i कैप क्या हो गया? mv प्लस u i कैप। पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। हाँ, तो हम क्या करने जा रहे थे? करने ये जा रहे थे कि हम समझना चाहते थे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लॉ कहता है कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। देखो, जब ये बॉल यहाँ पे टकराया, पक्का वाल इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ? इन दिस डायरेक्शन। फोर्स कैसे था? ऐसे था। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक केस ले लेते हैं कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 45 डिग्री एंगल कर रहा है। अब हुआ क्या? कोई एक बॉल m u वेलोसिटी में आया, टकराया, टकराने के बाद इधर चला गया। चलो मान लेते हैं कि सेम वेलोसिटी में चला गया, जितने में आया था उतने में चला गया, जितने में आया था उतने में चला गया। तो फिर से देखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या था? ऐसे, कितना? mu। फाइनल मोमेंटम कैसा था? ऐसा, कितना? mv mu। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था।
चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम यहाँ पर आई कैप का सहारा लिए थे, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो आप देखोगे डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। मतलब हमें फाइनल मोमेंटम के साथ माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम जोड़ना है, जिसको चाहो तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम उल्टा होगा, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम उल्टा हो जाएगा, तो ये था फाइनल मोमेंटम, ये था माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। देख लो, दिस वाज माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हम कहेंगे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो नीचे से ऊपर होगा, ट्रायंगल लॉ आपको आता है, वही विल बी चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। अब अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ऑब्वियसली एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये बॉडी आके टकराया तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगवाया, फोर्स। देखो, चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लॉ वही कहता है, जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा उसका मोमेंटम तो बदलेगा पक्का। अगर मोमेंटम बदलेगा तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग समझ गए, ठीक है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, in each of following cases draw the direction of change in momentum, change in momentum during motion, during मोशन। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। पहला हुआ, कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंक दिए, गया ऊपर, आया, और आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दूसरा केस हुआ, कोई बॉल को यहां से फेंक दिए, गया ऐसे, आया ऐसे, ये हो गया, उसको बताना है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तीसरा केस हुआ, कोई ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे फिसलते हुए आ रहा है, या फिर कोई ब्लॉक को हम ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंक दिए, कुछ वेलोसिटी में वो जाएगा और रुकेगा, है ना, हो जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा और फिर से लौट के भी आएगा ड्यूरिंग इट्स मोशन। चौथा केस में कोई बुलेट को फायर किए और वो बुलेट गया किसी वॉल में जाके चिपक गया, अंदर आके रेस्ट में आ गया, इट कम्स टू रेस्ट। ये हर एक केस में आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपको दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। अभी इस केस में क्या हुआ, कोई चीज को आप ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम जानने के लिए आपके पास तरीका है, फाइनल मोमेंटम निकालो, इनिशियल निकालो, वेक्टर डिफरेंस निकालो। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं। द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब ये ऊपर गया, आया, रास्ते में हर जगह उसके ऊपर तो एक ही फोर्स था, mg, the force was continuously downward। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको जब हम ऐसे फेंके, ये ऐसे गया, रास्ते में फोर्स कैसे था? रास्ते में फोर्स ऐसे था, तो इस केस में भी चेंज इन मोमेंटम
will be in the direction of force, है ना। इस केस में ये ऊपर गया नीचे आया, क्यों? क्योंकि इसको कोई फोर्स खींच रहा है नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा है, इसलिए गया, रुका और वापस आया। तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये m है, ये थीटा है, ये फोर्स आपको मालूम है mg sin थीटा होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। जब ये घुस के अंदर से गया, जाते जाते रास्ते में इसके अंदर फ्रिक्शन था जो कि इसको रोकने की कोशिश किया, इसीलिए तो रुक गया। मतलब force was trying to stop it, the force must be in the opposite direction, so change in momentum कैसे होगा? ऐसे होगा। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कहता है कि दी फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is equal to rate of change in momentum। क्या मतलब है? मतलब how fast the momentum is changing। अगर momentum is changing very fast, the force is more। If the or on the contrary, if the force is more, momentum will change at a very faster rate। Force is small, momentum will change at a very slower rate। ध्यान रहे, चेंज इन मोमेंटम होने से फोर्स नहीं आता है, फोर्स आने से बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होता है। लॉ का हर वर्डिंग को क्लियरली देखने ला। whenever an external force acts, body undergo change in momentum, not that कि whenever a body undergo change in momentum an external force acts, no। तो कॉज क्या हुआ यहाँ पर? एक्सटर्नल फोर्स। इफेक्ट क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज यू से चेंज इन मोमेंटम। तो समझाने के लिए इसे कहेंगे लेट द momentum of a body changes from P1 to P2 in a small interval of delta t seconds, in a small interval of delta t seconds। ठीक है। अगर मोमेंटम बदल रहा है P1 to P2 इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड, तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा कि मोमेंटम ये जो चेंज हुआ है कितना समय में हुआ है? छोटा सा इंटरवल डेल्टा टी सेकेंड में। अच्छा, डेल्टा टी सेकेंड में इतना चेंज हुआ है, 1 सेकेंड में कितना होगा? इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू P2 minus P1 by small time interval। So by the law force is equal to D, you say it is delta P by delta T। This is what is Newton's second law, that the force is change in momentum by time taken for change in momentum। समझ में आ रहा है क्या? change in momentum by time taken for change in momentum gives you the force। इसका मतलब फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम जल्दी बदलेगा, फोर्स कम होगा तो मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा। अब इस चीज को हम लोग डिटेल्स में थ्रू एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कितना बड़ा फोर्स हमारे ऊपर आएगा वो डिपेंड करता है कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, कितना समय में हुआ। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल। जैसे बिट नंबर 1 एग्जांपल में देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि it is easy to jump on to a
difficult to jump onto a hard floor from same height. अगर आपको कोई 6 फीट की हाइट से नीचे जंप करने के लिए कहा गया, नीचे हार्ड फ्लोर है, आपको ज्यादा दर्द होता है कि नीचे कोई हीप ऑफ सैंड है उसके ऊपर जंप किए तो ज्यादा दर्द होगा। देखो सपोज ये कोई छत से आप छलांग लगा रहे हो, यहां से आप कूदने वाले, अब नीचे हार्ड फ्लोर, जैसे आप कूदे यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आपके पास कुछ मोमेंटम था डिपेंडिंग अपॉन योर वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितना था, क्योंकि आप एच हाइट से गिर रहे हो तो कुछ तो वेलोसिटी होगा। अब अगर नीचे हार्ड फ्लोर है, जैसे आप फ्लोर की कांटेक्ट में आए, घुस तो नहीं जाओगे अंदर, क्या होगा, सडनली आप रेस्ट में आ गए, तो आपके पास जो मोमेंटम था बहुत जल्दी जीरो हो गया। अगर इंस्टेड अगर हम केस बदल देते हैं कि कोई यहां से कूद रहा है सेम हाइट से, सेम मोमेंटम में नीचे पहुंचा, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद देखा क्या है, यहां पर दे दीजिए हीप ऑफ सैंड, क्या होगा, उसके पांव धंस जाएंगे अंदर, तो इस केस में भी मोमेंटम जीरो हुआ, इस केस में भी फाइनल मोमेंटम जीरो हुआ। और हम देख लेंगे कि यहाँ पर जितना मोमेंटम में पहुंचा था, यहाँ पर भी उतने ही मोमेंटम में पहुंचा था, और टकराने के बाद यहाँ पे जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, यहाँ पर भी उतने ही चेंज इन मोमेंटम हुआ। क्यों? क्योंकि टकराने से पहले इसका जितना मोमेंटम था इसका उतना ही था। ये गिरा तो ये रुक गया, ये भी रुक गया, तो इसका भी चेंज इन मोमेंटम, इसका भी चेंज इन मोमेंटम बराबर है। लेकिन इसका हुआ क्या, ये जैसे ही ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आया सडनली जीरो हो गया, इसका डेल्टा टी इज स्मॉल, है ना। इसके लिए अब इसका पांव कुछ दूर तक अंदर धसा, उसके बाद रेस्ट में आया, इसका डेल्टा टी इज लार्ज, मतलब दोनों का डेल्टा पी बराबर होने के बावजूद चेंज इन मोमेंटम दोनों का बराबर हुआ। कैसे? क्योंकि ये गिरा जितने मोमेंटम में पहुंचा था ये भी उतने ही पहुंचा था, ये भी फाइनली जीरो हो गया, ये भी फाइनली जीरो हो गया, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर हुआ है, लेकिन इसका मोमेंटम सडनली जीरो हो गया, इसका काफी देर में जीरो हुआ। तो हमारा जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, इसमें डेल्टा टी छोटा होने के कारण ये केस 1 मानते हैं, ये केस 2 मानते हैं, ये केस 1 का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये केस 2 का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर देखेंगे तो दोनों में डेल्टा पी बराबर है, लेकिन इसमें डेल्टा टी ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो आपके ऊपर कम फोर्स लगेगा, यू विल गेट ए लेसर पेन, क्योंकि सेम चेंज इन मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस इन ए लार्जर टाइम। आपके टीचर जब आपको मारते हैं, आप तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ गए हो, सोचो आपके टीचर ऐसे आपको मारते हैं, आप अगर हाथ ऐसे रखोगे तो ज्यादा दर्द होगा कि जब वो टीचर मार रहे हैं आप हाथ को ऐसे ऐसे करते रहोगे तो ज्यादा दर्द होगा, हाथ को अगर ठीक रखोगे तो ज्यादा दर्द होगा। वो मारने के साथ साथ हाथ को थोड़ा सा ऐसा कर लो, आपको पेन कम होगा। क्यों? क्योंकि टीचर तो डंडे को कुछ एक मोमेंटम में मूव करवाया और फाइनली उसका मोमेंटम जीरो हुआ। पहला केस में लगा और जीरो, है ना, डेल्टा टी इज स्मॉल। दूसरे केस में लगा और जीरो होने के लिए कुछ टाइम लगा, क्योंकि आप हाथ को नीचे ले आए, तो डेल्टा टी इज मोर। टीचर को पता नहीं, वो गिन गिन के 5 बार मार दिए, लेकिन आप न्यूटन लॉ लगाए और दर्द हुआ कम, है कि नहीं, क्योंकि आपका डेल्टा टी ज्यादा हो गया। जब कोई क्रिकेट प्लेयर कोई बॉल को पकड़ता है, बॉल आ रहा है उसके पास, अब पकड़ेगा, जैसे वो बॉल आता है अगर हाथ को सीधा ऐसे रखेगा तो हाथ में बॉल गिरेगा, कैच भी कर लेगा, लेकिन बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर हाथ को बॉल को पकड़ने के साथ साथ हाथ को थोड़ा ऐसे कर लेगा तो क्या हो गया, बॉल का मोमेंटम जीरो होते होते कुछ समय लग गया, तो क्या होगा, फोर्स विल बी लेस, यू विल गेट लेसर पेन, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बता दूं आपको कि आपकी साइकिल में जो सीट है, वो सीट के नीचे खंबा है और खंबे पे एक स्प्रिंग लगा है, इसको कहते हैं शॉक ऑब्जर्वर। ये स्प्रिंग लगा है, आप इसके ऊपर बैठे हुए जाते हो, ठीक है, और
जब कोई गड्ढा आया, कोई जॉक आया, क्या होता है, आपका कोई चेंज इन मोमेंटम होता है। लेकिन स्प्रिंग के चलते सडनली चेंज इन मोमेंटम नहीं होता है, क्योंकि स्प्रिंग तो सडनली नहीं दबेगा ना, जब दबाओगे इट विल टेक सम टाइम। तो सेम डेल्टा पी के लिए यू टेक मोर टाइम एंड यू गेट लेसर पेन। सोचो कि साइकिल का सीट के नीचे खाली डंडा ही होता, कोई स्प्रिंग नहीं होता, और आपका साइकिल किसी गड्ढे में आ गए तो हाई न्यूटन बोल के जान निकल जाएगा, है कि नहीं? बहुत तकलीफ होगा, आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो ये छोटा सा स्प्रिंग यहाँ पे क्यों रखा जाता है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस नहीं करेगा, चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ना वो मोमेंटम को बदल पाएगा ना चेंज इन मोमेंटम को बदल पाएगा, लेकिन कितना जल्दी बदल रहा है उसको बदल पाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को बदल देगा। तो हम क्या कहेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ को बेहतर समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि दूसरा एग्जांपल में कहेंगे शॉक ऑब्जर्वर्स आर fitted in shock observers, इसको यहां पर लिखते हैं, shock observers are fitted, ये हो चुका है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, गाड़ी में आप शॉक ऑब्जर्वर क्या कहते हैं, शक्कर, वो लोग बोलते हैं, तुम लोग भी बोलते हो, शक्कर टूट गया, शक्कर नहीं होता है, होता है शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है। शॉक ऑब्जर्वर्स are fitted in cars to reduce, क्या रिड्यूस करने के लिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो उसमें फोर्स कम हो जाता है। ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। मैं तो बोलूंगा कि किसी टेबल के ऊपर से कूदना, मान लो कि कोई 5 फुट का हाइट है, इतना बड़ा हाइट है, मेरा हाइट 6 फुट है, तो करीब 5 फुट इतना हाइट से कूदना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, है ना? देखते हैं, 1 मिनट। तो ये बात कर रहे थे कि अगर 5 फुट हाइट से भी आपको जंप करने के लिए कहा गया तो आपको क्या, हाँ सर आसानी से कूद सकते हैं। किसी टेबल के ऊपर से कूदने के लिए कहा गया तो आप बोलो हाँ सर टेबल के ऊपर से तो कोई भी कूद सकता है, लेकिन कंडीशन रखा जाएगा, आप कूदोगे लेकिन आपका शरीर थोड़ा सा भी बेंड नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, बताओ, जब किसी टेबल के ऊपर से कूदते हैं, जब नीचे गिरते हैं थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, नहीं ऐसा हो जाने के कारण क्या होता है, हमारा मोमेंटम को जीरो होने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, मतलब जमीन से टकराने से पहले जो मोमेंटम था उसको जीरो होने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, वी गेट लेसर पेन। आपको कहा जाएगा नहीं, आपने आपको पूरा सीधा रखना है ऐसे और कूदना है ऐसे, विदाउट बेंडिंग योरसेल्फ, जंप करके देखो, दिमाग हिल जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स। तो ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप किसी एक मोटे को, बहुत मोटा है, उसको अगर आप एक ब्लो मारते हो, ना उसको दर्द होता है ना आपको दर्द होता है, अब बोलोगे नहीं वो तो मर्द को दर्द नहीं होता, इसलिए नहीं, इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। मोटा है, उसका फैट से मारोगे तो आपका ब्लो का जो मोमेंटम था उसको जीरो होने के लिए कुछ समय लगेगा, तो उसको थोड़ा सा पेन होगा, आपको भी थोड़ा सा पेन होगा, है। और अगर उतनी जोर से आप वॉल को मार दो तो, मोटे को तो मार सकते हो, गिव ए ब्लो टू द वॉल विद द सेम स्पीड, बहुत जोर से दर्द होगा, क्यों? क्योंकि द ब्लो सडनली लूजेस इट्स मोमेंटम टू जीरो, तो उसमें फोर्स विल बी टू हाई। तो ये चीज है कि जब ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मान लो कि मैं कोई चीज को हार्ड सरफेस को मार दिया, सडनली ऑलमोस्ट सडनली आई एम कमिंग टू रेस्ट। अगर मिट्टी को मार दिया उतने जोर से तो मिट्टी थोड़ा सा दब जाता है और कुछ टाइम ले लेता है, मान लो 1 सेकंड भी ले लिया, मान लो इसमें धक्का दिए और पता चला हमारा हाथ को रेस्ट में आने के लिए 0.1 सेकंड लगा। मिट्टी को मारे, मिट्टी थोड़ा सा दब जाता है, मान लो कि 1 सेकंड लिया, मतलब इस केस में जितना फोर्स होगा उस केस में उसका 1/10 फोर्स होगा। ये टाइम इंटरवल बड़ा खतरनाक चीज है। आपको एक मान लो कि स्टील बॉल से 200 ग्राम का स्टील बॉल,
200 ग्राम का स्टील बॉल से आपको मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड में फेंकता हूं, आपको टकराया 5 मीटर पर सेकंड में स्टील बॉल, ठीक है। और सोचो एक रबर बॉल जिसको मैं 5 मीटर पर सेकंड में आपके ऊपर फेंकता हूं, रबर बॉल भी टकराया 5 मीटर पर सेकंड में, सेम मास। अब स्टील बॉल का मास वेलोसिटी, रबर बॉल का मास वेलोसिटी बराबर है। अब ये वॉल के साथ टकराएगा, तुरंत वापस आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन ये जब टकराएगा इसका शेप पहले ऐसे हो जाएगा, फिर ये खुलेगा, खुल के वापस आएगा। सो इट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर ए टाइम t2 डेल्टा t2, जबकि ये डेल्टा t1 एंड डेल्टा t2 विल बी मच मोर देन डेल्टा t1 क्योंकि ये ऑलमोस्ट रिजिड है। दोनों का केस में मान लो ये गया u में आया v में, ये भी गया u में और आया v में, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर हुआ है, बट इट टेक्स लेस टाइम। तो व्हेन द स्टील बॉल स्ट्राइक्स यू गेट मोर पेन, व्हेन द रबर बॉल स्ट्राइक्स यू गेट लेसर पेन। समझ में आ रहा है? तो आपको पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया फोर्स, ये मान लो कि स्टील बॉल है, ये है रबर बॉल है, तो इसको आप एग्जांपल में ले सकते हो। स्टील बॉल exerts more force on the wall, ठीक है। जबकि दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर है, फिर भी स्टील बॉल टकराया, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, सडनली वापस आ गया। रबर बॉल टकराया और चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो इट टुक सम टाइम टू चेंज द मोमेंटम, इसीलिए क्या हो गया, ये लेसर फोर्स दिया। डेल्टा टी बीइंग सेम, डेल्टा टी इज लेस इन केस ऑफ स्टील बॉल और मोर इन केस ऑफ रबर बॉल। In each of following cases, find rate of change in momentum of the बॉडी। अब क्या हुआ, पहला केस में कोई 2 kg का मास को ऐसे फेंक दिए, कुछ एंगल में फेंक दिए और ऐसे गया, ऐसे आया, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है। मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड में फेंक दिए, 60 डिग्री एंगल में फेंक दिए, पूछा है बताओ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दूसरा केस में कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है सपोज हम कहेंगे 30 डिग्री, और कोई ब्लॉक मान लो कि 4 kg या 6 kg का है और वो फिसलते हुए आ रहा है, इसका भी मोमेंटम बदल रहा है, इसका भी मोमेंटम बदल रहा है। इसका मोमेंटम क्यों बदल रहा है, बिकॉज द स्पीड इज चेंजिंग और डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। इसमें स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे नीचे नीचे आएगा, ये स्मूथ दिया गया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट इज एक्सीलरेटिंग डाउन। तो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इसका भी होगा, इसका भी रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम होगा। हमें निकालना है एट व्हाट रेट मोमेंटम ऑफ दीस टू बॉडीज आर चेंजिंग, ठीक है। देखिए आप लोग बताओ, कौन बता सकता है? सिंपल है भाई, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। वी नो दैट, क्योंकि अभी तक तो हमें मालूम चल चुका है क्या कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के बराबर है। तो आप क्या कहोगे, dp बाई dt पूछा गया है, आपको निकालना है फोर्स। जब ये उड़ते हुए जा रहा था क्या फोर्स था, mg, it is mg, so in the first case force will be mg and that is 2 into g को 10 ले लो, 20 न्यूटन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का यूनिट हो गया 20 न्यूटन। सेकेंड केस में क्या फोर्स है,
क्या फोर्स इसको इधर खींच रहा है, इधर वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा, तो हो गया 6g sin 30 इज 30 न्यूटन, क्योंकि sin 30 होता है 1/2, 6 into 10 is 60 into 1/2, ये 30 न्यूटन। तो दोनों ही केस में हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल दिए, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप करोगे मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल of mass 100 gram moving with speed 8 meter per second strikes a wall normally, मतलब perpendicular, and bounces back कितना, with क्या स्पीड में वापस क्या आया, with 6 meter per second, if it remains in contact with wall, if it remains in contact with wall for 0.5 seconds, find force on wall, force कितना होगा, देखो कोई तो आंसर बोल चुके हैं, चलो सॉल्व करते हैं। कुछ लोग आंसर बोल चुके हैं तो बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं, कितना था, चलो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा था, ये वॉल था और कोई बॉल आया और आके टकराया, टकराने के बाद इधर गया, ठीक है। आया कितने में, 8 मीटर पर सेकंड में, गया कितने में, 6 मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम वाज, हम कहेंगे इधर को था, कितना था, 8 into 100 ग्राम मास इनटू वेलोसिटी, 100 ग्राम को केजी कर लो, इट इज 0.1 केजी इनटू 8, तो हो गया 0.8 केजी। अब वेक्टर डायरेक्शन क्या था, ये उल्टा आ रहा था इधर, तो लिखेंगे कितना, वेलोसिटी क्या था, -8 आई कैप, मल्टीप्लाई करो तो -0.8 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम इधर जा रहा था, क्या मास, वही 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड किए तो केजी बन गया, इनटू वेलोसिटी क्या था, 6 आई के, इट इज कमिंग 0.6 केजी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल इज -0.6 minus 0.8 is 1.4 kg आई कैप, इतना तो आई कैप होता था, आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। हो चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ, किसका हुआ, किसका ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, वॉल का कि बॉल का, बॉल का हुआ है। अच्छा, बॉल जाके टकरा के आया है, तो फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल
बाय टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो मोमेंटम बदलाव आया कितना समय में, जब तक ये बॉल कांटेक्ट में था बॉल के साथ। कब तक? 0.5 सेकेंड। तो आप कहोगे 1.4 बाय 0.5 is 2.8 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑन द बॉल। हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द वॉल। अच्छा, बॉल के ऊपर ये फोर्स दिया कौन? बॉल के ऊपर ये फोर्स दिया कौन? वॉल। क्यों? क्योंकि बॉल कांटेक्ट में था वॉल के साथ, इसीलिए। और हम जानते हैं कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये जितना देगा ये उतना ही अपोजिट देगा। नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते वक्त हम लोग देख चुके हैं। whenever two bodies are in contact they exert equal and opposite forces onto each other. So you say here that is same as force on wall. बाद में देखेंगे कि this is what is called Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है। A block of mass 6 kg was thrown with a velocity 10 meter per second on a रफ फ्लोर। कोई रफ फ्लोर के ऊपर कोई चीज को फेंक दिए। ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन it stops after 4 seconds. Find the frictional force on the block के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? देखो बीपी तो बड़ा जल्दी बता रहा है। सॉल्यूशन में देखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या था? 6 kg was thrown with 10 meter per second, 60 kg meter per second. फाइनल मोमेंटम क्या था? फाइनल मोमेंटम हुआ 0 क्योंकि रुक गया। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 माइनस अदर 60 माइनस 0 इज 60। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 60 था, 0 हो गया, चेंज हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड। कितना समय में हुआ? वो दिया है 4 सेकंड में हुआ। अच्छा, क्यों हुआ? क्योंकि कुछ फोर्स आ रहा था उसको रोकने के लिए। कौन सा फोर्स? द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज दैट? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 60/4 15 न्यूटन का। तो तुम लोग बता के हीरो बन रहे हो। ठीक है। अब अगर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन तो चलो देखते हैं। A block of 2 kg was moving with 4 meter per second. A constant force acts on it for 2 seconds and the block moves in perpendicular direction with 3 meter per second. Find magnitude of force applied. कितना
फोर्स अप्लाई किया कि ये 2 सेकंड के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड में जाने लगा। ठीक है, अब देखना है। यस, माय चिल्ड्रन आर सो गुड। अनन्या महापात्र हैज टोल्ड द आंसर करेक्टली। वेरी वेरी गुड। नाउ लेट अस सी हाउ इट इज बीइंग डन। आप कहोगे सॉल्यूशन देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम कुछ ऐसा था, कैसा, ऐसा, कितना, 2 into 4 that is 8 kg मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने लगा। क्या मोमेंटम में? 2 into 3 you call it फाइनल मोमेंटम। नाउ चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे? p2 ले लेंगे, है ना, और फॉर्मूला भी मालूम होगा आपको। अरे फॉर्मूला मालूम होगा, a माइनस b का मैग्नीट्यूड होता है क्या? p2 का स्क्वायर p1 का स्क्वायर माइनस 2p1 p2 cos थीटा होल ओवर। यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। cos 90 0 है, तो ये पार्ट तो गया, ये पार्ट चला गया। क्या रहेगा? p2 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल ओवर इज 10। चेंज इन मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी वो तो दिया गया है, कितना दिया? 2 सेकेंड। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ 2 सेकेंड में, तो फोर्स कितना है भाई? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 10 by 2 is 5 Newton. The magnitude of force is magnitude of change in momentum by time. Magnitude of change in momentum by time. It gives you 5 Newton. So the force आ रहा था इसके ऊपर, वो 5 Newton था। From the law it is understood that the force is change in momentum by time। मतलब आप कहोगे जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी तो वेक्टर है, और कितना होगा? फोर्स इनटू टाइम। लेकिन पहले हम क्या जानते थे? चेंज इन मोमेंटम वाज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम and that is also equal to force into time। लेकिन इसके अंदर एक गहरी चीज छुपा हुआ है। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा गया तो या तो आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालो, और आप फोर्स इनटू टाइम निकालो। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि अगर कोई मास को यहां से फेंका गया है कुछ ले 20 मीटर पर सेकेंड में और कुछ 60 डिग्री एंगल में, और ये मान लो कि 4 kg का मास है, ये गया ऐसे आया ऐसे, कुछ एंगल में फेंका गया है एट सम एंगल। पता चला कि जब वो यहाँ पे पहुंचा, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कितना समय लगा? पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाने के लिए उसको लगा कितना? लगा मान लो कि 1.5 सेकेंड्स, 1.5 सेकेंड लगा। क्या दिया क्वेश्चन में? द पार्टिकल moves from A to B in 1.5 second. Find momentum at B minus momentum of A। अब ये एक वेक्टर है, आपको वेक्टर ही बताना पड़ेगा। B का मोमेंटम माइनस A का मोमेंटम का चेंज, ठीक है ना। B के में क्या मोमेंटम था, A में क्या मोमेंटम था, A कहाँ पे है, कोई जानकारी नहीं है हमें, लेकिन मालूम है। क्यों? क्योंकि न्यूटन महाराज हमें बताए हैं। क्या बताए हैं? कि PV माइनस PA is same as the force acting into time।
टाइम। अच्छा, जब ये जा रहा था क्या फोर्स आ रहा था इसके ऊपर? 4g। अरे कांस्टेंट फोर्स आ रहा था। सो 4g कितना समय के लिए आ रहा था? इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कितना समय के लिए आ रहा था? ये यहां से यहां तक मतलब 1.5 सेकेंड। तो कितना हुआ? 60। ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप कहोगे PB माइनस PA, PB माइनस PA is 60 kg मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या? PB माइनस PA पूछा था आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स इनटू टाइम, डायरेक्शन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नोट नंबर 4 में हम लोग समझ गए कि अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम फोर्स इनटू टाइम कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, ए फोर्स F pushes a block of mass M from rest for t seconds. Find kinetic energy of block. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। यू नो द फॉर्मूला इज हाफ एम स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड में हम कुछ ऐसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, ये हो गया एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, ये 0 है, ft बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर t स्क्वायर बाई m स्क्वायर, मारपीट करो तो मिलेगा f स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m। दूसरा मेथड, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है, फोर्स कितना था F, तो इसका मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ft। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इट इज फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, सो इट इज f स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m। समझ में आया? दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जो चेंज इन मोमेंटम दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड velocity, but the change in momentum is independent of mass and velocity। ये मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सर कैसे? चलो देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम तो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अब ये दोनों मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डिफरेंस मास और वेलोसिटी कैसे कट जाएगा देखते हैं। लेट अस डू इट। तो हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे हमारा स्टेटमेंट को। सपोज कोई एक मास है m, कितना है मालूम नहीं, जा रहा है u वेलोसिटी में, हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक्सीलरेट किया और आके यहाँ पे पहुंच गया। क्या हो गया? वेलोसिटी v। कितने समय के बाद? चलो मानते हैं t सेकेंड के बाद। नाउ
here v minus u, v equal to u plus 80 ना, so v minus u is equal to 80. again v minus u, a क्या है, फोर्स F लगा है तो F by m into t. ये m को इधर ले आओ, mv minus mu is F into t, that means change in momentum is F into t. तो चाहे मास कुछ भी हो, u कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, फोर्स F अगर t सेकंड के लिए लगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा F into t. चाहे मास कुछ भी हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहेंगे कि कोई 2 kg का मास को 10 न्यूटन फोर्स से पुश करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स और कोई 10 kg मान लो कि 8 kg का मास इसको भी 10 न्यूटन में पुश करेंगे फॉर 5 सेकेंड। 8 kg को पुश किया फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है, क्या फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स से, इसको भी पुश किया फॉर 5 सेकेंड्स। हो सकता है कि ज्यादा दूर आ जाएगा, ये थोड़ा दूर जाएगा क्योंकि बड़ा मास था, ठीक है ना, बट इन ईच ऑफ अबोव केस डेल्टा पी इज सेम, दोनों ब्लॉक का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा, क्योंकि क्या मास था, क्या वेलोसिटी में जा रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है। चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड टाइम। हाँ, अगर फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, जैसे फोर्स इज mg, तो फोर्स तो मास के ऊपर डिपेंड कर गया ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड टाइम। सो डेल्टा पी डिपेंड्स ओनली ऑन F एंड T, कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर हाउ मच टाइम इट वाज एक्टिंग, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। किसके ऊपर आ रहा था, जिसके ऊपर आ रहा था वो शुरू में रेस्ट में था कि मूव कर रहा था, बाद में कैसे मूव किया उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया, मल्टीप्लाई कर दो, किसके ऊपर आया उससे कोई मतलब नहीं है। चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। क्वेश्चन है, 2 kg का ब्लॉक रखा है, 8 kg का ब्लॉक रखा है, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगाया, दोनों रेस्ट में थे, व्हिच ब्लॉक strikes the wall with greater momentum, which block strikes the wall with greater momentum, 2 kg की 8 kg। Yes, I love it. You people are so smart. Obviously, 20 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये सड़क से चले जाएगा, बहुत कम समय में यहाँ पर पहुंचेगा, पहुंचते उसके ऊपर समय लगा बहुत कम, जबकि ये धीरे धीरे जाएगा, मास ज्यादा है, so the force acts on it for a longer period। तो जब तक ये पहुंचेगा बहुत ज्यादा समय लिया होगा, तो ऑब्वियसली उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, जबकि ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा। फोर्स बराबर है, जिसको जो ज्यादा टाइम लगेगा फोर्स जिसको, उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। वेरी गुड। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 8 kg ब्लॉक विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 2 kg ब्लॉक।